Jai Jinendra, everyone, and जय very जय। warm welcome to all of you joining us today on the Jain Diet 30th session. आज का हमारा सेशन बहुत ही स्पेशल और जरूरी है। कहते हैं द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स हर फॉर अ डे बट वी एम्पावर हर फॉर एवरी साइकिल एवरी सीजन। इसी सोच के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं रजस्वला परिचय, यानी ये अ वुमेन्स हार्मनी, हार्मोनल हार्मनी। हमारी सेहत, हमारी डाइट और हमारा माइंडसेट, ये तीनों चीजें हमारी लाइफ क्वालिटी डिसाइड करती है, स्पेशली फॉर वुमेन ड्यूरिंग देयर मंथली साइकिल। और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर गाइड करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुकी है एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, वितिका जी। वितिका जी, आपकी जर्नी किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से निकली वितिका जी ने आईटी सेक्टर में एक सफल करियर बनाया, पर उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने अपनी पोस्ट पार्टम जर्नी में सीरियस हेल्थ चैलेंजेस फेस किया। वहां से शुरू हुआ उनका हीलिंग का सफर। आज वो मेडिनी फर्टिलिटी केयर की को फाउंडर और डायरेक्टर है। शी इज ऑल्सो अ सर्टिफाइड रिलेशनशिप कोच एंड इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट। उनका मिशन है हर महिला को होलिस्टिक वेलनेस से जोड़ना, ताकि वो मदरहुड और अपनी पूरी लाइफ को वाइटलिटी के साथ एम्ब्रेस कर सके। वितिका जी, वी आर द जैन फाउंडेशन ट्रूली honored to have you with us today. वेलकम। आज के सेशन में हम विशेष पहलुओं को जानने वाले हैं। स्वागत है आपका। प्रणाम। थैंक यू सो मच राहुल। थैंक यू सो मच जैन ओवर टू यू फाउंडेशन। वितिका थैंक जी। थैंक यू जी। सो मच स्मिता जी फॉर हैविंग मी हियर। इट इज ऑनर फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फेनोमेनल ग्रुप। और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय जिनेन्द्र आप सभी को। और आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मैं ये चाहूंगी कि ये सेशन ना इंटरैक्टिव रहे। ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं बोल रही हूँ और आप में से लोग है नहीं वहां पर। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कैमरा ऑन कीजिए, क्योंकि सभी ये श्रोतागण से, जी सॉरी, सभी श्रोतागण से निवेदन है, आज का सेशन हम इनके साथ, वितिका जी के साथ इंटरेक्टिव बनाएंगे। और अपना जो है चेहरा दिखाइए और इनसे मुलाकात करिए। धन्यवाद। तो मैं कैमरा ऑन करने क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ उसको तो मैं देखूं, उसके एक्सप्रेशंस देखूं, उसकी जरूरतें देखूं, उसके रिएक्शंस देखूं। तो ये आप मान लीजिए। थैंक यू सो मच। आई हैव ब्यूटीफुल ऑडियंस हियर कि जो लोग बात मानते हैं। बहुत अच्छे श्रावक जन मेरे सेशन में आज है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर बाकी लोग भी ज्वाइन करें। ये गारंटी मेरी है कि मजा आपको आएगा, आपको वर्थ लगेगा इस सेशन को ज्वाइन करना। तो पहले अपने बारे में बता दूं। मैं विथिका जैन बेसिकली छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के छोटे से शहर को बिलोंग करती हूँ। और मैंने बनस्थली विद्यापीठ से एमसीए किया है। मेरी शादी जयपुर में हुई है। और अभी मैं नोएडा रह रही हूँ। फिलहाल मैं मेदिनी फर्टिलिटी केयर की को फाउंडर हूँ, डायरेक्टर हूँ, और साथ ही साथ सर्टिफाइड रिलेशनशिप कोच हूँ और इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हूँ। तो आज का सेशन सभी महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए क्यों? महिलाओं के लिए इसीलिए कि एक समाज में जब एक महिला सशक्त होती है, ताकतवर होती है, पावरफुल होती है, तो ही उस समाज का रूप रेखा, त्योहार और धर्म सारा कुछ चलना संभव होता है। क्या आप मानते हो ये बात? ठीक है, क्या आप मानते हो हमारे सारे रिश्ते निभाना किसकी जिम्मेदारी है? हम महिलाओं की। कि कुछ पुरुषों से नहीं चलते रिश्ते। घर किसका होता है? नानी का होता है, दादी का होता है, चाची का होता है, जिससे लाड़ मिले उसका होता है। तो सही बताऊं, लोग कुछ भी बोले कि नारी जीवन ऐसा है वैसा है, पर अपने अनुभव से बोलूं तो जितना लाड़, जितना दुलार, जितना प्यार और जितना पावर मुझे एक बिटिया होके मिला, एक बहू होके मिला, वो शायद एक बेटा बन के नहीं मिल पाता।
क्या आपने ये अनुभव किया है? क्या आप ये मानते हैं जितना अधिकार से हम पड़ोस वाली चाची के घर में भी घुस के आम रस और पूड़ी खा सकते हैं, शायद बेटे नहीं खा पाते, शायद उतना लाड़ उन्हें नहीं मिल पाता। तो मेरा पूरा मोटिव यही है कि जो हम अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक इंडस्ट्री की ग्रोथ के कारण हम जो इस दौड़ में लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा जो सेलिब्रेशन एस्पेक्ट था वो मिस हो गया है। वो मिस नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, नई ऊंचाइयां हासिल करनी है, लेकिन अपने कल्चर, अपने श्रृंगार, अपनी चीजों को छोड़ के नहीं, उसको अपना कर, क्योंकि वो सारी चीजें डिजाइन की गई थी हमारे सिस्टम की जरूरतों के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आज के सेशन की शुरुआत मैं करती हूँ एक छोटी सी कहानी से, जो स्त्री होने का क्या मतलब होता है वो बताएगी आपको। तो एक गांव के बाहर जो जंगल था, वहां पे ना कोई बड़े तपस्वी साधु आ गए थे, जो बहुत ज्यादा, उनका तपश्चर्या बहुत खूबसूरत थी और बहुत ज्यादा उनको सिद्धियां प्राप्त थी, बहुत डेडिकेटेड साधु थे। तो एक दिन जब वो अपने तपस्या में बैठे हुए थे, तो एकदम ध्यान लगाकर बैठे थे और कहीं से उन्हें ची 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 की आवाज आई। तो उन्होंने, अब उनका ध्यान भंग हुआ, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे उस पे ध्यान नहीं देना है, मुझे अपनी तपस्या पे फोकस करना है। तो दोबारा आवाज आई, ची 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 ची। दोबारा उनने इग्नोर किया, फिर ध्यान में लगे, फिर दोबारा आवाज आई। अब इस बार उनकी क्रोध की अग्नि इतनी बढ़ गई कि उन्होंने गुस्से से उस तरफ देखा, और उनके देखते ही उनकी दृष्टि से वो चिड़िया वहीं के वहीं ध्वस्त हो गई। अब ये उनके लिए भी आश्चर्य की बात थी कि भाई साहब, मेरे अंदर इतनी सिद्धियां आ गई हैं, बड़े प्रसन्न हुए वो। पर जब सिद्धियां आ जाती है ना, तो उसकी एक बात, दिक्कत ये रहती है कि हम जब तक दिखाए नहीं सिद्धियां तो मजा नहीं आता। तो यही सोचकर वो गांव में गए। गांव में गए और एक जो पहला घर मिला, उसमें बड़े रौब से उनने आवाज लगाई कि हे माते, भिक्षाम देही। तो अंदर से एक बड़ी विनम्र आवाज आई एक महिला की कि साधु महाराज थोड़ा रुकिए, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, 2 मिनट में आपके पास आती हूँ। तो अब ये तो उनके साधु जी जो थे, उनके गर्व पर आहत हो गए वो। तो भी किसी तरह रुके, संयम रखा, और आधे मिनट बाद फिर आवाज दी, माते भिक्षाम देही। फिर उस महिला की आवाज आई कि देखिए साधु महाराज, मेरे पति बीमार हैं और मैं उन्हें अभी भोजन करा रही हूँ, अंतिम 2 कौर बचे हैं, आप जरा सा रुक जाइए, मैं अभी बीच से नहीं उठ सकती हूँ, अभी आ रही हूँ आपके पास। वो थोड़ा सा और रुके, पर उसके बाद फिर आवाज दी उन्होंने, माते भिक्षाम देही, तुझे पता है यहाँ कौन खड़ा है? फिर अंदर से वो महिला आई और बोली, साधु महाराज कृपा कर थोड़ा रुकिए, मैं वो चिड़िया नहीं हूं जो आपकी दृष्टि से ध्वस्त हो जाऊंगी। तो हमारा इतिहास गवाह है कि ऐसे जाने कितनी महिलाएं हुई हैं जिनकी तपस्या एक अलग ही लेवल पर पहुंची है, जिन्होंने पूरे समाज को संगठित किया है, समाज को एक दिशा दी है, और अपने कल्चर को आज तक जीवित रखा है, कितने भी हम आगे क्यों ना बढ़ जाए। तो आज के इस कहानी के बाद मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि हम औरतों का सिस्टम जो है वो 80% हार्मोन से कंट्रोल होता है, ताकत से ना होकर हम हार्मोन से कंट्रोल होते हैं। कैसे पता चलता है ये चीज? आप देखो, आप जब छोटे थे और आपकी मम्मी को 102 डिग्री बुखार था, ठीक है, लेकिन आपके स्कूल जाने का टाइम हो गया या आपको भूख लगाई, तो उन्होंने क्या किया? 102 डिग्री बुखार में भी उठी, भोजन बनाया, आपको खिलाया, और उसके बाद फिर उन्होंने विश्राम किया। क्या ये सब हमारे साथ हुआ है? हुआ है ना? तो ये कैसे चलता है? यही चीज अगर आपके पिता के साथ हुई होती, तो क्या वो उठ पाते भोजन बनाने? शायद नहीं उठ पाते। हम औरतें अपने विचारों से चलती हैं, हर विचार कोई ना कोई हार्मोन सीक्रेट करता है, और वो हार्मोन अपना काम करता है हमारे शरीर में, इसीलिए भावों का, विचारों का, फीलिंग्स का
इमोशंस का और अल्टीमेटली हॉर्मोन्स का हमारे जीवन में बहुत 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 महत्व है ना। अगर कोई पूछता है, आपका डॉक्टर आपसे पूछे कि आप कैसा महसूस कर रही हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ा सवाल होता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा है। अगर एक महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छा है, समय पर आता है, हर महीने आता है, उसका फ्लो अच्छा है और वो पेनफुल नहीं है, तो माना जाता है कि आप में 90% कोई इशू नहीं है। लेकिन जब विचार खराब होते हैं, गलत हार्मोन सीक्रेट होते हैं और वो लंबे समय तक ऐसा चलता है, तो धीरे धीरे आप देखोगे क्या अंतर आ जाता है। सबसे पहले इम्पैक्ट होता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। और उसके बाद वो असर आता है, वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन पे आता है। आपका वेट बढ़ जाएगा, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, कुछ सिस्ट पीसीओडी टाइप के इश्यूज आ जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉकेज हो सकता है, और ये चीजें आगे बढ़ते बढ़ते ट्यूमर तक जा सकती है। तो हम औरतें जो घर का, जो समाज का मौसम होती हैं, इसीलिए हमारे लिए बड़ी सारी गाइडलाइंस बनाई गई थी। इसीलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, इसीलिए नहीं कि हमें दबा कर रखना है, बल्कि इसीलिए क्योंकि हम ही वो जीव हैं, हम ही जीव का वो प्रकार है जिसमें ये कैपेबिलिटी है और जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपनी अगली जनरेशन पैदा कर सकें। आज की तारीख में अगर हम सारी महिला गायब हो जाए ना दुनिया से, तो बस दुनिया यहीं तक खत्म हो जाएगी, अगली जनरेशन आ ही नहीं सकती। तो चाहे कोई कुछ भी बोले, अपने खुद के महिला होने पर हमेशा गर्व कीजिए, थैंकफुल रहिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए, क्योंकि ये आपको जो जिम्मेदारी मिली है वो केवल आप निभा सकते हो। उसको निभाने वाला दुनिया में और कोई दूसरा है ही नहीं। समझ रहे हैं आप? ये मेरी बात जान रहे हैं, समझ रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं? तो इसीलिए आज की जो सेशन है ये है रजस्वला परिचर्या पर। रजस्वला यानी वो मंथली साइकिल के वो 5 दिन या 3 दिन, हर लेडी का अलग अलग रहता है, उसमें हमें कैसे खुद को मैनेज करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए, जिससे कि हमारा पूरा सिस्टम हेल्दी रहे। इस चीज में आप ये चीज मुझे बताइए पहले। गौरव जी, मैं चाहूंगी कि आप चैट ओपन करें, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी महिलाओं से कि पहले मुझे ये बताइए कि जब आपको फर्स्ट टाइम पीरियड हुए थे तो आपका अनुभव कैसा था। क्या कुछ डर था, क्या कुछ चिंता थी, क्या घबराहट हो गई थी कि ये क्या हो गया है मेरे साथ, या कुछ संकोच आ गया था कि अब मैं कैसे जाऊंगी बाहर, पापा के सामने, भैया के सामने कैसे जाऊंगी। चैट पे बताइए, चैट पे शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज्यादा खुल के कोई इस चीज पे बात करता नहीं है। मैं अपने अनुभव में भी बताऊं तो दोस्तों में जो मेरी सहेलियां थी जिनका पहले हो गया था, उन्होंने कुछ बता दिया। या समटाइम्स वी आर शाय, बट वी आर नॉट एबल टू सेलिब्रेट इट एनी ऑफ द टाइम। हाँ, हम सभी को शर्म आई थी, थोड़ा सा डाउट रहा था, थोड़ा सा डर लगा था। अब इस चीज के लिए मैं आपको बताऊं, साउथ इंडिया में एक रस्म होती है। जैसे अपने यहाँ अन्नप्राशन होता है, देव दर्शन की रस्म होती है, नॉट शेयर्ड विद फ्रेंड्स इन दो स्टार्टिंग डेज, एग्जैक्टली दैट वाज क्वाइट शेमफुल। थोड़ा शाय लग रहा था हमें, डाउट लग रहा था हमें, नहीं पता था कैसे है, क्या करना है। लेकिन मैं ये बोल रही थी, साउथ इंडिया में आज भी एक रस्म होती है जो कि एक संस्कार है, ऋतुकला संस्कार। उसके तहत, हाँ दीप्ति, डर तो लगा था ना कि क्या करना है। तो उस रस्म में क्या होता है, बहुत अच्छे से बड़े ग्रैंड उस पे मनाई जाती है। और हम हर घर में जब बिटिया पहली बार रजस्वला होती है, उस समय वो रस्म मनाई जाती है, बिल्कुल शादी जैसा फंक्शन होता है, जिसमें मम्मी पापा तो किस सभी को इनवाइट करते हैं, सभी रिश्तेदारों को इनवाइट करते हैं। और
आपके मामा मौसी चाचा बुआ पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार सभी वहां आते हैं। क्या करते हैं, कुछ रस्में वहां पर अलग चलती हैं, लेकिन उस बिटिया को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाता है। गोल्ड दिया जाता है, कपड़े दिए जाते हैं, चांदी दी जाती है। और पूरे दिन उस बिटिया को आसपास रखा जाता है बुजुर्ग महिलाओं के, जिससे वो गाइड कर सकें कि ये जो तेरी जिंदगी में नई चीज हो रही है, इसके इसको हैंडल कैसे करना है। अब आप देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि जब वो आपके साथ जब भी कुछ नया होता है, जब भी किसी भी नई चीज का पहला अनुभव होता है, तो फर्स्ट टाइम में आपका जो एक्सपीरियंस रहा, जो आपने महसूस किया, वो चीज जिंदगी भर ये तय करती है कि आप उस चीज के साथ कैसे रहेंगे, आप उस चीज को कैसा हैंडल करेंगे। तो ये पहली मेमोरी क्रिएट करने के लिए ये रस्म निभाई जाती है। तो हर कोई अपनी इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से ये चीज करता है, पर ये कितना ब्यूटीफुल है। मैं ये नहीं कहती कि हमें भी वो चीज तुरंत इम्प्लीमेंट कर देनी चाहिए, या समाज में थोड़ा अजीब लगेगा वो करने में, लेकिन हम सारी माएं चाचियां दादियां जो भी यहाँ जुड़ी हैं, हम इतना तो कर ही सकते हैं ना, कि जब हमारे घर में कोई बिटिया रजस्वला हो पहली बार, तो उसे सही तरीके से ट्रीट करें, सही तरीके से गाइड करें। क्योंकि देखिए विवाह का भी मेन मुद्दा हमारे यहाँ ये है कि हमारी वंश को अगली स्वस्थ पीढ़ी ये बिटिया देगी। मानते हैं? इसीलिए सारा बैकग्राउंड चेक होता है, कुंडली मिलान होता है, स्वास्थ्य देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, पूरे खानदान भर की, अकेली उस बिटिया की नहीं। तो ये संस्कारित करने की जिम्मेदारी हमारी जनरेशन पे है। क्योंकि हमसे जो पिछली जनरेशन थी ना, बेचारी बहुत बिजी थी अपने सर्वाइवल को एंश्योर करने के लिए। तो ये जो गैप आ गया है, ये बहुत बड़ा आया है। अब हम इतने मुखर हो चुके हैं, अब हम इतने पढ़े लिखे हो चुके हैं, इतने लॉजिकल हो चुके हैं, कि हम चीजों को सही तरीके से वापस से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्या आप इसमें मेरे साथ हैं? क्या ये चीज आप समझ पा रहे हैं? तो आज हम ये देखते हैं कि ये प्रोसेस होती क्या है। ये प्रोसेस एक्चुअली में आपके डिटॉक्स का प्रोसेस है। मेंस्ट्रुएशन या मंथली साइकिल या रजस्वला होना आपके मेंस्ट्रुअल आपके पूरे सिस्टम का डिटॉक्स मैकेनिज्म है। यानी हर महीने एक सफाई अभियान चलाया जाता है आपके सिस्टम के अंदर। ठीक है? तो जब सफाई होती है, इसको बड़े सिंपल उसमें अगर मैं टेक्निकली बताऊं, तो आपके यूट्रस के अंदर डेली ब्लड सेल्स डिपॉजिट होते रहते हैं, और अगर उसकी मेटिंग हो जाती है स्पर्म से, तब तो आपके अंदर फीटस बन जाता है, बेबी फॉर्म हो जाता है। पर अगर वो मीटिंग नहीं होती है, तो वो जो लेयर है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग बोलते हैं, वो झड़ती है और आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में निकलती है। पर इससे हमें क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं, है ना? इसको सरल भाषा में समझते हैं कि ये हर महीने हमारे सिस्टम की सफाई हो रही है। और आप सभी जानते हैं, जब घर में सफाई होती है, तो क्या क्या चीजें करनी होती हैं। सब लोगों को अलग भगा दिया जाता है कि यहाँ मत आना, अभी गीला है, अभी सफाई हो रही है। ठीक है? और क्या होता है? और खूब सारा पानी लगता है ना? पानी की जरूरत होती है जिससे सारी सफाई हो सके। और क्या होता है? कुछ भी भारी भरकम काम उस समय नहीं किए जाते। घर की सफाई की बात कर रही हूं मैं, अभी रजस्वला पर नहीं आई हूं। क्या ये चीज हम समझ पा रहे हैं? ये होता है, हम सब ऐसे ही सफाइयां करते हैं घर की, है ना? तो अब इसको हम लिंक करते हैं अपने पीरियड से। तो इसमें क्या करना होता है? मानसिक स्थिति सबसे पहला पॉइंट है, मानसिक स्थिति कैसे रखें। तो देखिए, ये समझिए कि ये वरदान है हमारे लिए। अगर हमारा मेंस्ट्रुअल हेल्थ सही है, तो हमको 90% कोई बीमारी होने के चांसेस नहीं होंगे। अगर हमारा मन अच्छा है, विचार अच्छे हैं, तो हम किसी भी बीमारियों से काफी हद तक बच सकते हैं एज कंपेयर टू पुरुष वर्ग। आपको पता है, एम्स दिल्ली में जब कार्डियक सेक्शन बनाया गया, हार्ट सर्जरी वगैरह के लिए डिपार्टमेंट जब बना, तो उसमें लेडीज टॉयलेट नहीं रखा गया था। क्यों? क्योंकि
किसी ने सवाल उठाया कि लेडीज टॉयलेट क्यों नहीं है यहाँ। बोले नहीं नहीं, औरतों को ये बीमारी नहीं होती है, क्योंकि उनका मन इतना अच्छा होता है, उनके भाव इतने अच्छे होते हैं कि ये बीमारी तो पुरुषों की है, जो बहुत लॉजिकल होते हैं। यानी फ्लेक्सिबिलिटी जिनमें नहीं होती है, उनकी बीमारी है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लेडीज को भी वो उतने ही बराबरी से ये बीमारियां आने लगी हैं। तो हमने बराबरी किस में की, आर्थिक रूप में या बीमारियों में? और हमने खोया क्या? अपना सेलिब्रेशन खोया, हमने खोया अपना मौसम खोया, हमने खोई अपनी पंचायती खोई, हमने खोया वो थोड़ा चुलबुलापन, वो सारा कुछ खो दिया। ये बहुत बड़ी कीमत है जो हमने चुकाई है। तो आज हमें वो सारी चीजें ठीक करनी है ना? तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल से, अपने मासिक धर्म से कभी भी चिढ़ ना रखें, घिन ना रखें। ये मत सोचें कि अरे यार फिर पीरियड्स आ गए, फिर तकलीफ है, फिर गंदगी है। ये फीलिंग कभी ना लाए। अपनी मानसिक स्थिति इतने ग्रेटिट्यूड में रखें, इतने थैंकफुलनेस में रखें कि जय हो प्रभु, ये वापस से आ गया, अब मेरा वापस से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आपको पता है ये 3 दिन का या 5 दिन का टाइम पहले बोला जाता था छुट्टी से है, क्योंकि हमें वैसे तो छुट्टी मिलती नहीं थी ना घर के कामों से। छुट्टी तो बाकियों की होती थी, जिन्हें ऑफिस जाना है, जिन्हें स्कूल जाना है। पर वो छुट्टी के दिन तो हमारे लिए और ज्यादा मेहनत के होते थे। कुछ स्पेशल चीज बनाओ, कुछ लोगों को बुलाओ, है ना, ये वाले होते थे। तो ये छुट्टी के दिन की जो खुशी है, उसके लिए आपको ये 5 दिन की छुट्टी दी गई थी, जहां आपकी सासू माँ भी आपसे काम करने नहीं बोलेंगी। वो भी बोलेंगी कि बेटा तुम आराम करो, अभी यहाँ मत आओ, मैं तुमको गरम गरम रोटियां बना के खिलाती हूँ। कितना प्यारा था वो भाव, कितना अच्छा था। तो कभी भी मानसिक स्थिति की हम बात कर रहे थे, इस चीज से, अपने साइकिल से घिन ना करें, धन्यवाद दें, खुद को अपवित्र नहीं माने, बल्कि अपने सृजनात्मक पक्ष को सम्मान दीजिए, अपनी क्रिएटिविटी एस्पेक्ट को सम्मान दीजिए, उस जिम्मेदारी को सम्मान दीजिए जो आपको दी गई है अगली जनरेशन पैदा करने की। इस समय बहुत अच्छा होगा कि अगर आप मन ही मन अपने इष्ट का ध्यान करें। देखिए, शास्त्र को छूना अपने यहाँ नहीं बोला गया है ना? तो कुछ छुए बिना अपने मन में अपने इष्ट का ध्यान रखें, उनको धन्यवाद दें, और किसी भी तरह की चिंता या डर को त्यागें। एक चीज आप समझिए, ये डिटॉक्स मैकेनिज्म है, ये सफाई का समय है। यानी इस समय आपकी एनर्जी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती है। अगर आप चक्रों को समझते हैं, तो ऊपर की तरफ आपकी एनर्जी ना उठ के जब नीचे की तरफ आएगी, तो ही आपका फ्लो अच्छा होगा। तो इसीलिए आपको अब शायद समझ में आएगा कि क्यों बोला जाता है कि पूजा पाठ नहीं करना, क्यों बोला जाता है कि मंदिर में नहीं जाना। इसीलिए नहीं कि आप अपवित्र हैं, इसीलिए क्योंकि जो हमारे जैन मंदिर होते हैं, वो बहुत अच्छे से प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। उसमें वो चार्जिंग पॉइंट बोला जाता है ना, अब मंदिरों को, कि आप वहां जाइए, चार्ज अप हो जाइए, और फिर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। ये श्रावक चर्या का पहला नियम है देव दर्शन का। वो इसीलिए है कि चाहे नींद अच्छी हुई हो ना हुई हो, तबीयत थोड़ी 19-20 हो, घर में कुछ चिक चिक हो गई हो, बिजनेस में कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन जब हम अब देव दर्शन के लिए उस स्थान पर जाते हैं, तो आपके एनर्जीज ऊपर की तरफ आती हैं। तो इसीलिए 5 दिन को आपको मना किया जाता है कि मंदिर ना जाएं। उसका रीजन आपके लिए पक्षपात करना नहीं है, पर आपके मेंस्ट्रुअल हेल्थ को सपोर्ट करना है। तो इसीलिए उन 5 दिनों में मंदिर नहीं जाना है। किसी भी तरह का ये जो वैदिक मेथड्स होते हैं, योगा करने को मना किया जाता है, क्योंकि उसमें भी एनर्जी ऊपर जा रही होती है। अगर आप किसी चीज में, किसी प्रोसेस में इनिशिएटेड हैं, जैसे शांभवी महामुद्रा हो गई, उस तरह की प्रोसेस को, या आर्ट ऑफ लिविंग का कुछ हो गया, उसको नहीं करना है, इन 5 दिनों में नहीं करना है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, एक्टिव रहना अच्छी बात है, लेकिन ऐसी कोई भी प्रोसेस ना करें जिससे आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ मूव। ठीक है। दूसरी बात, किसी भी तरह के एक्सट्रीम इमोशंस भी प्रोहिबिटेड है। यानी एक्सट्रीम गुस्सा,
एक्सट्रीम डर, एक्सट्रीम खुशी भी, यानी यहाँ पर आता है समभाव रखने की जरूरत। समभाव इस समय खास तौर पे रखना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आपका फ्लो रेस्ट्रिक्ट होगा, उसमें बाध्यता आएगी। तो इसीलिए आपको देखा होगा, आपको जानकारी होगी कि बोला जाता है कि इस समय ना ज्यादा लोगों से मिलो जुलो मत, अपना अलग रहो। अगेन उसे हमें कैसे बताया गया कि छुआछूत की जाती है? नहीं, छुआछूत नहीं की जाती। केवल दुधमुए बच्चों को उनकी मम्मी को दिया जाता था इन 3 दिनों में। बाकी खुद के बच्चे को भी उसके पास जाने की इजाजत नहीं होती थी। क्योंकि ये हम जानते हैं ना, कितने भी प्यारे बच्चे हों, कितने भी अच्छे हस्बैंड हो, कितना भी अच्छा परिवार हो, जब हमें अंदर से ठीक नहीं लग रहा है तो कुछ ना कुछ चिड़चिड़ 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 तो हो गई। और कुछ नहीं तो वही चीजें जो रोजमर्रा में होती है उससे हमें ज्यादा गुस्सा आएगा। गीला तौलिया क्यों छोड़ा बेड पर? हाँ, चप्पल फिर उल्टी रख दी तुमने वहां पर, ये जूठी थाली यहाँ पर क्यों रखी हुई है, बेड पे बैठ के क्यों खाना खा रहे हो, अरे टीवी तो बंद करके जाओ। होता है। तो इसीलिए आपको बोला जाता है अलग रहिए, अपने में रहिए, अपने इष्ट के साथ रहिए, शांत रहिए। ये है उसका लॉजिक, जिससे आपकी मनस्थिति अच्छी रहे। आप समझ पाए? इसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं लग रहा है आपको? वैसे हम क्वेश्चन सारे लेंगे लास्ट में, ठीक है। ये मनस्थिति की बात हुई। दूसरा पक्ष है भोजन का। भोजन कैसा लेना चाहिए? तो भाई देखिए, घर में सफाई हो रही है, सफाई को सपोर्ट करने वाला भोजन लें। वो कैसा होगा? जिसमें ज्यादा से ज्यादा पानी हो, पानी का कंटेंट जिसमें सबसे ज्यादा हो, वो भोजन आपके 3 दिन के लिए बेस्ट माना जाएगा, वो सपोर्ट करेगा आपके फ्लो को। ठीक है। तो सबसे ज्यादा पानी वाला भोजन, खिचड़ी खाइए, दलिया खाइए, इडली सांभर खाइए, यानी जिसमें पानी का कंटेंट ज्यादा हो। और क्या कर सकते हैं? बेस्ट होता है कि आप पूरी तरह फ्रूट डाइट पे रहिए। फ्रूट्स, फल जो है वो ऐसी चीज है जिनमें 70% वाटर होल्ड होता है ना। उसका सॉलिड पोर्शन तो बहुत कम होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फ्रूट्स की सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए फल खाने बोलते हैं। पर फल कौन से? एग्जॉटिक फ्रूट्स नहीं खाना है, एवोकेडो और ये ड्रैगन फ्रूट, ये सब नहीं खाना है। वो खाना है जिसके लिए आपके मुंह में पानी आता है। आम खाने का मन हो रहा है, तरबूज खाने का मन हो रहा है। किसका मन होता है एवोकेडो खाने का भाई? नहीं होता ना। तो रीजनल, सीजनल, नेचुरल फ्रूट्स जो आपके आसपास के एरिया में उगते हैं, वो आपके लिए बेस्ट है। वो ही खाइए। यानी मॉल से सब्जी मत लीजिए, सब्जी मंडी से लीजिए। और वहां पे जो सबसे सस्ता फ्रूट हो ना, जो हर ठेले पर हो, वो वाला लीजिए, A1 क्वालिटी का लीजिए, लेकिन वो फ्रूट आपके लिए बेस्ट है। तो कैसा भोजन करना है 3 दिनों में? जिसमें तरल ज्यादा हो, जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो। ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे तो चीजें बहुत अच्छी होंगी। इसके बाद आती है जिम्मेदारी चर्या की। तो देखिए, इसमें आपने क्या चेंज करना है। आपको पता होगा, हमारे जो सिस्टम की एनर्जी है उसमें दिशा बंध लगाए जाते हैं। कैसे लगाए जाते हैं? शरीर पे मेटल धारण करना बहुत अच्छी बात मानी गई है। यानी गले में, दोनों कलाइयों में, और दोनों पैरों में पायल की जगह। ठीक है। ये आप देखो, अब पर इसका गहनों का उपयोग ना बस शादी वाली पंचायती में हो गया है। 5 सेट चढ़ाए हैं मेरी सास ने, और उन्होंने उनने देखो 2 ही चढ़ाए, वो भी पतले पतले से। उसके बाद क्या करते हैं? सारे सेट उठाकर हम बैंक के लॉकर में रख देते हैं। ये गलत बात है। आपके एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने के लिए दिशा बंध लगाए जाते हैं। इसीलिए गले में मोटा सा हार या चेन या मंगलसूत्र पहना जाता है, दोनों कलाइयों में मोटे मोटे कंगन, और पैरों में अच्छी बढ़िया सी पायल, हैवी वाली। वो ये सारी चीजें इन 3 दिनों में निकाल देनी चाहिए। यानी गर्दन में कुछ नहीं होना चाहिए मेटल, कलाइयों में कोई मेटल नहीं होना चाहिए, और पायल वाली जगह पे कोई मेटल नहीं होनी चाहिए।
केवल इन 3 से 5 दिनों में, जब तक आपका ब्लड फ्लो हो रहा हो, एंश्योर कीजिए, आप खुद में अंतर देखिए आपका फ्लो कितना बेहतर होगा। ठीक है। उसके अलावा जिस दिन आपने सिर धो लिया उस दिन वापस से ये चीज धारण कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इवन पैरों में मोटी पायल या इस तरह की हसली, चांदी की इस तरह की भारी हसली जब आप पहनते हैं, इसमें मर्मा पॉइंट जो होता है वो बार बार हिट होता है। आपको लोअर बैक एक की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी अगर आप ये मोटी हसली पैरों में धारण करते हैं, दोनों पैरों में। ठीक है, ये मैंने खुद पे आजमाया हुआ है, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल पा रही हूँ। तीसरी चीज क्या करें, बाल ना बांधे। इन 3 दिनों में बाल बांधे नहीं, इसे खुला छोड़ें। ज्यादा बड़े हैं तो थोड़ा सा बस इकट्ठा करके छोड़ दें, लेकिन बाकी जगहों पे बाल बांध कर जाएं इन 3 दिनों के अलावा। अब एकता कपूर ने ना पूरा सिस्टम ही उल्टा कर दिया है हमारा। हाँ, बड़े बड़े बाल भी घर पे हम खुले छोड़ते हैं, हर जगह दुल्हन तक आजकल खुले बालों में मिलती हैं, पर वो आपके एनर्जी लेवल्स के लिए बहुत खराब चीज है। चाहे जो उसको नजर लगना बोले, चाहे अचानक से ड्रेन आउट होना बोले, ये चीजें बहुत इम्पैक्ट करती हैं। तो बाकी जो करना हो कीजिए, जहां बहुत जरूरी नहीं हो वहां बाल खोलकर मत जाइए, लेकिन उन 3 दिनों में जरूर बालों को खुला छोड़ें। ठीक है। अब एक बात आती है, थोड़ा सा ना अपने जो सिस्टम है उससे अलग बात कर रही हूँ, इसीलिए शायद ये समझने में दिक्कत होगी, पर मुझे उम्मीद है जितने प्यार से आपने अभी तक ये सेशन अटेंड किया है आप ये बात समझेंगे कि आइडियली, आदर्श रूप से उन 3 दिन तो नहाना नहीं चाहिए। नहाना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि नहाने से सिस्टम इंटीग्रेट होता है, बंधता है। आप देखो, सुबह आप कितने भी थकान में उठो, अगर स्नान कर लेते हैं तो एकदम से एनर्जी आ जाती है, अलर्ट हो जाते हैं, है ना। पर अभी हमारे अंदर क्या काम हो रहा है उन 3 दिनों में? डिटॉक्स का काम हो रहा है। तो हमें बांधना नहीं है, खुला छोड़ना है। तो अगर बहुत ही खराब लग रहा हो तो शाम के समय जब चंद्रमा निकल जाए उसके बाद स्नान कीजिए, और गुनगुने पानी से कीजिए। बहुत गर्म से नहीं, ठंडे से नहीं, गुनगुने पानी से कीजिए। वो भी आपको मदद करेगा आपके फ्लो को बेटर करने में। और सर तो धोना ही नहीं है 3 दिन, वो तो जब आपके फ्लो खत्म हो जाए उसके बाद ही धो। तो इस साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचिए। ठीक है। आप देखो, उन 3 दिनों में आपको अगर खुद को ऑब्जर्व करें तो आपका खुद का भी मन नहीं होगा कि कोई पास में आके बैठे। हस्बैंड भी पास आए तो लगता है यार थोड़ा दूर रहो, अभी मेरे पास नहीं आओ, है ना। तो क्योंकि आपका सिस्टम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है दूसरे लोगों को। इवन आप देखोगे सड़क पे जाओगे तो कुत्ते भी आपके पीछे उस समय लगेंगे जब आपके पीरियड्स चल रहे। वो स्मेल, वो जो वासना बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है दूसरे लोगों के लिए। इसीलिए, पर ऑफिस जाना है मैम तो क्या करें? ऑफिस जाना है तो जरूर जाइए, लेकिन आप समझते हो कि किसी से खुल के मिलना कैसा होता है और अपने को बचाकर मिलना कैसा होता है। तो मानसिक तौर पे अगर आपको ऑफिस जाना भी पड़े, ज्यादा लोगों के आसपास बैठना भी पड़े, तो अपने आप को अपने अंदर केंद्रित रखिए। बहुत ज्यादा ओपन होकर ना मिले लोगों से, तो वो आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए अच्छा रहेगा। ये कुछ संस्कार हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए, धारण करना चाहिए, अपने घर की बहू और बेटियों को भी शिक्षित करना चाहिए। तो अब अगर आप लोग रेडी हैं, तो क्या मैं आपको एक कुंभक प्रोसेस सिखा सकती हूँ? मैं जिस कंपनी की डायरेक्टर हूँ, फाउंडर हूँ, वहां पर हम 3 प्रोग्राम्स चलाते हैं। गर्भाधान प्रोग्राम, उन कपल्स के लिए जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, बिना किसी दवाई के, बिना किसी केमिकल मेडिसिन के, बिना किसी आईवीएफ के हमारे यहाँ कंसेप्शन होता है। दूसरा है अष्टांग गर्भ संस्कार प्रोग्राम, जो प्रेगनेंसी केयर का प्रोग्राम है, जो ये इंश्योर करता है कि आपके लीनेज में, आपके परिवार में जो कमजोरियां चल रही हैं वो आपके बच्चे में ट्रांसफर ना हो। तीसरा प्रोग्राम है मीरांबिका, जो कि फीमेल हेल्थ के लिए जरूरी है, जो हमारे हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस करता है। तो ये सारी चीजें कुंभक थेरेपी से ही हम करते हैं।
तो आज जब मैं आपके साथ हूँ, अपन पिछले लगभग 1 घंटे से साथ में है और मेरी बहुत ब्यूटीफुल ऑडियंस है आज, तो मैं चाहूंगी कि मैं आपको एक कुंभक थेरेपी सिखा के जाऊं। एक प्रोसेस हम करेंगे जो कि आप कभी भी कर सकते हैं और जो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत रिलैक्सिंग है आप सबके लिए। ठीक है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि कैमरास ऑन कीजिए, क्योंकि ये गाइडेड है, तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं आपको देख पाऊं। तो जो भी लोग साथ में करना चाहें और साथ में जरूर कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सो कैमरा ऑन कीजिए, साथ ही साथ एकदम सीधे बैठिए, पीठ को एकदम कड़ा नहीं करना है, कंफर्टेबल स्ट्रेट कीजिए, पीठ नहीं टिकानी है, बिना पीठ टिकाए बैठेंगे, नो बैक रेस्ट। अगर मोबाइल हाथ में रखा है तो सामने रख दीजिए जिससे आपके हाथ फ्री हो। ठीक है, अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो अपने पैरों को जोड़ के बैठिए, वेल रेस्टेड होना चाहिए, फ्लोर पे लटके हुए नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पैरों को जोड़िए, अगर पालती मार के बैठ रहे हैं तो पालती मार कर बैठिए। हाथों को बांधना नहीं है, खुला रखना है। अपने दोनों घुटनों पर या थाइस पर हाथों को ऐसे रखिए, हथेलियां ऊपर की तरफ फेसिंग होनी चाहिए। ठीक है, बी एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड। जो चश्मा पहनते हैं वो आप चश्मा उतार सकते हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ देखने को। और मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए। ठीक है, आंख बंद करके बैठिए, थोड़ा डीप ब्रीदिंग लेंगे, पूरी तरह रिलैक्स हो जाइए, अभी कुछ भी नहीं सोचना है, पूरी तरह रिलैक्स होइए। प्लीज साथ में कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सभी से रिक्वेस्ट है, इस कुंभक थेरेपी का एक्सपीरियंस जरूर कीजिए और जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा वैसा इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाएं और इमेजिन करते जाएं जो भी मैं करने बोल रही हूँ। दोनों हाथों को दूर रखेंगे, पास पास नहीं रखेंगे, खुला रखेंगे। पूरी तरह रिलैक्स होकर बैठिए। इस प्रोसेस का नाम है समता आरोहण। अब अपने सामने बंद आंखों से इमेजिन कीजिए कि आपके गुरु बैठे हुए हैं। वो गुरु जो आपके लिए गाइड हैं, वो गुरु जिनका किसी भी समय डर लगने पर, भय होने पर, चिंता होने पर जिनका स्मरण आपको हो जाता है, वो गुरु आपके सामने बैठे हैं और सिर्फ आपके लिए ही बैठे हैं, काफी दूरी पर बैठे हुए हैं। अब उनकी पूरी दृश्य अपने आंखों में रखना है। कीप इमेजिनिंग हिम इन फ्रंट ऑफ यू। पूरी तरह उनको देखते रहिए बंद आंखों से। अब मेरी आवाज को फॉलो करेंगे। इनहेल कीजिए, सांस लीजिए, 4, 3, 2, 1। रोकेंगे सांस, 4, 3, 2, 1। छोड़ेंगे सांस दोनों नाकों से धीरे धीरे, 4, 3, 2, 1। वापस होल्ड करेंगे, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। सांस लीजिए, छोड़िए, आंखें नहीं खोलना है, पूरी तरह रिलैक्स होने दीजिए सांसें, आंखें बंद ही रखें। नेक्स्ट राउंड पे जाते हैं। पूरी तरह रिलैक्स रहिए, आपकी बंद आंखों के सामने आपके गुरु की छवि है जो सिर्फ आपके लिए बैठे हैं यहाँ। सांस लेना शुरू करेंगे धीरे धीरे, 6, 5, 4, 3, 2, 1। होल्ड कीजिए, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1। होल्ड करेंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल एंड रिलैक्स। आंखें बंद ही रखिए, दृष्टि अपने गुरु पर। थोड़ी गहरी सांसें ले लीजिए जिससे आप रिलैक्स हो जाएं और अगले स्टेप की तरफ हम आगे बढ़ पाए। वापस से दृष्टि गुरु पर, आंखें बंद, कोई बैक रेस्ट नहीं, हथेलियां ऊपर की तरफ, हाथ खुले हुए। इनहेल करेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। होल्ड कीजिए सांस, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक्सेल कीजिए धीरे धीरे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रोकेंगे सांस, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
टू वन। इनहेल एंड रिलैक्स। आंखें बंद, दृष्टि गुरु पर, अपनी गहरी सांसें लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। 3 स्टेप और बची है। बहुत आराम से हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए आपका सिस्टम धीरे धीरे रिलैक्स होता जा रहा है। नाउ प्रोसीडिंग विद द 4th स्टेप। वापस से दृष्टि गुरु पर, आंखें बंद, बैक रेस्ट नहीं लेना है। इनहेल कीजिए, सांस लीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। होल्ड कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक्सेल कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। होल्ड कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इनहेल एंड रिलैक्स। दृष्टि गुरु पर, सांसें नॉर्मल कीजिए। बहुत बढ़िया, उबासी आने लगी है, यानी रिलैक्सेशन फैक्टर एक्टिवेट हो रहा है। आंखें बंद रखिए, गहरी सांसें लेंगे, रिलैक्स होइए, अपनी ब्रेथ को वापस से कंट्रोल में लाइए। एंड अगेन द सेकंड लास्ट स्टेप। वापस से दृष्टि गुरु पर, बैक रेस्ट नहीं, हथेलियां खुली हुई। सांस लेना शुरू करेंगे। इनहेल कीजिए। 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। होल्ड करेंगे। 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक्सेल कीजिए धीरे धीरे। 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। होल्ड करेंगे सांस को। 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इनहेल एंड रिलैक्स। अब देखिए आपके गुरु आपके करीब आते जा रहे हैं। वो आपको आशीर्वाद देने अपनी जगह से उठे हैं और धीरे धीरे आपके पास आ रहे हैं। उनकी उपस्थिति को फील कीजिए, उनकी कृपा को फील कीजिए, उनके आभा मंडल को फील कीजिए, उनकी तपश्चर्या को फील कीजिए। वो यहाँ पर सिर्फ आपके लिए आए हैं। तो अपने जीवन के, अपने दिमाग के जितने बर्डन हैं, सब कुछ उनको सौंप दीजिए। मुक्त हो जाइए खुद। जो भी आपके लिए बेस्ट होगा वो आपको वो ही देंगे। तो अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे डर, अपने सारे खौफ, अपने सारी एंजाइटी, अपने सारे बर्डन्स अपने गुरु को सौंप दीजिए और आप पूरी तरह रिलैक्स हो जाइए। वो धीरे धीरे आपके पास आ रहे हैं। उनका शरीर बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूर बैठे थे, अब आप पे कृपा करने, आपको आशीर्वाद देने आपके पास आ रहे हैं। महसूस कीजिए उनकी उपस्थिति आपके एकदम पास। समझिए कि आप पर कितनी कृपा हो रखी है। पूरी तरह स्टिल हो जाइए, बिल्कुल मूवमेंट नहीं करना है। उनकी उपस्थिति को अनुभूति में लाइए, महसूस कीजिए और एंजॉय कीजिए। खुद को पूरी तरह रिलैक्स कीजिए। सांस आ रही है तो आने दीजिए, रुक रही है तो रुकने दीजिए, जा रही है तो जाने दीजिए। आप उस अनुभव में रहिए। वो अनुभव जिसमें कोई डर नहीं है, वो अनुभव जिसमें कोई चिंता नहीं है, वो अनुभव जिसमें सारे काम होने का आश्वासन है, वो अनुभव जिसमें आपकी सुरक्षा पूरी तरह इंश्योर्ड है, वो कृपा जो सिर्फ आपके लिए है और आपके आराध्य के द्वारा है। धीरे धीरे आंख खोलेंगे, इस चीज से बाहर आइए। और बताइए कैसा लगा, कैसी लगी प्रोसेस? क्या आप रिलैक्स महसूस कर पाए? क्या आप ये प्रोसेस अच्छे से कर पाए? हाँ,
तो इतने वाह। ही रिलैक्सेशन में हमें रहना है, इतने ही अच्छे से हमें। ये प्रोसेस आप कभी भी कर सकते हैं, कोशिश कीजिए खाली पेट रहें तब करें तो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आप में से कोई भी हमसे कनेक्ट करना चाहता है तो जैन फाउंडेशन से बात कीजिए। नाउ वी कैन ओपन द स्टेज फॉर एनी क्वेश्चन आंसर्स। पल्लवी जी, जी। अनम्यूट करिए। मैम जी जय जिनेंद्र, सभी को जय जय जी। जी। मैम जी, इस अमेजिंग एंड नॉलेजफुल सेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न है मैम ये कि आपने जैसे कि बताया कि हमें पीरियड्स में बालों को खुला रखना चाहिए, एंड सेकंड पीरियड्स में नहाना नहीं चाहिए। तो हम्म, बालों को खुला रखने से एनर्जी का क्या कनेक्शन है, वहां क्या हो रहा होता है एक्चुअल में, कि जो हमें बिल्कुल। बाल वहां खुले रखना चाहिए। एंड सेकंड कि हमें नहाना नहीं है, तो मौसम जो जैसा है, जिस वेदर में, जिस एरिया में लोग रह रहे हैं जो पॉल्यूटेड है, हम्म, यदि हम इवन अपने कमरे में भी हैं तो पॉल्यूशन इतना है कि वो धुआं और धूल हमारी स्किन पे आ रही है, हमें स्वेट आ रहा है, और यदि हमने उसको साफ नहीं किया तो स्किन की प्रॉब्लम और भी कई सारे प्रॉब्लम, सब जैसे कि पसीना आ ही रहा है इस मौसम में। तो यदि हमने हम्म। नहीं नहाया तो फिर इस चीज को हम कैसे मतलब फॉलो कर पाएंगे कि हमें 3 दिन नहीं नहाना है मॉर्निंग में। बिल्कुल। ये देखिए, पहली चीज तो जो आपने पूछी कि बाल बांधने को क्यों मना किया है। एक्चुअली सिर्फ बाल बांधने नहीं, पर्टिकुलर तरीके से साड़ी बांधने को भी मना किया गया था। आप देखो महाभारत में जो वस्त्र हरण का उल्लेख आता है, उस समय द्रौपदी बोलती है कि दुशासन मैं एक वस्त्रा हूँ, रजस्वला हूँ, मैं इस समय दरबार में नहीं आऊंगी। तो किसी भी तरह की गांठें, किसी भी तरह की सिलाई, उसको मना किया जाता था एनर्जी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ इतने कुशलता नहीं थी कि हम पैंट और जीन्स ना बना पाए, लेकिन हमने साड़ी और धोती चूज की क्योंकि उसमें स्टिचेस नहीं होते और वो आपके एनर्जी सिस्टम को फ्लो में रखती है। तो इसीलिए पहली चीज तो बाल बांधना, यानी आप गांठें बांध रहे हो तो आपका फ्लो इम्पैक्ट होता है एनर्जी का। ठीक है, इसीलिए तो ये बात हो गई। इसीलिए मैंने कहा कि गर्मी ज्यादा हो तो आप इकट्ठा करके रख लीजिए पर गांठें ना लगाएं उसमें। ठीक है। दूसरी बात आपने पूछी, अगर मौसम ऐसा है तो देखिए, हाथ मुंह धोना कहीं गलत नहीं है, वो आप कर सकते हो। ढीले कपड़े पहने, कॉटन के लूज क्लोथिंग रखें आप, तो भी वो हेल्पफुल होगा। हवादार जगह पर रहिए, मुंह धोना वाइप करना उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एक जब पानी फ्लो होता है आपके ऊपर से तो सिस्टम इंटीग्रेट होता ही होता है। ऐसे तो हम दसों बार हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं दिन में 2-3 बार, लेकिन उससे नहाने वाला मजा नहीं आता है ना, वो एनर्जी नहीं आती। तो इसलिए चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करें, सिंप्लीफाइड रखें। जिससे आपको इरिटेशन हो रहा है वो चीज छोड़ दें, वो कर लो आपको, यानी दिमाग में कुछ हैवीनेस ना रहे उस चीज के लिए। और आइडियली ये देखिए, मैंने खुद ने, ये थोड़ा सीक्रेट बात है लेकिन आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ। ये मेरे लिए भी बहुत टफ था कि जब मुझे पता चला कि 3 दिन नहाना ही नहीं है। लेकिन जब मैंने ये धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया पल्लवी जी खुद के ऊपर, आप खुद देखोगे कि आपका फ्लो कितना बढ़िया होता है। और उसके बाद किसी कारण से बाहर जाना है और बीच में सेकंड डे मैंने नहा लिया तो फ्लो एकदम से रुक जाता है। तो ये जब आपके अनुभव में आ जाएगा तो वो गंदगी महसूस, एक तो गंदगी नहीं फील करना है, बात वही थी, घिन नहीं आनी चाहिए। आप कपड़े बदल लीजिए, रोज कपड़े बदल लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, हवादार जगह रहिए, उसमें कोई दिक्कत ओके। यदि पूरी बॉडी पे स्वेट है मैम ज्यादा, तो स्पंज बाथ ले सकता है व्यक्ति एक बार दिन में। नहीं। देखिए, उतना ना करें तो बेटर है, पर अगर लेना ही है तो ल्यूक वार्म वाटर से शाम में लीजिए, वो बेटर है। ओके मैम, थैंक यू सो ओके। मच। मोस्ट वेलकम। वैशाली जी। ओके। प्रीति जी, प्रीति जी आप क्वेश्चन लीजिए। प्रणाम गुरु। प्रणाम मैम। बहुत अच्छा आपने किया। और मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी बेटी 27 ईयर्स, उसको पीरियड में बहुत पेन रहता है और फ्लो भी बहुत रहता है। 3 दिन तो जैसे कुछ खाती भी नहीं,
और मूड भी बहुत चिड़चिड़ा रहता है उसका। हम्म। तो मैम उसका देखिए, क्या? हाँ, उसका इलाज तो देखिए, प्रॉपर इलाज तो कुंभक थेरेपी में ही होता है। तो आप अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, है ना, मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। लेकिन इस चीज को सपोर्ट करने के लिए आप उनको जैसे जो जो मैंने गाइडलाइन दी है, पहले तो वो फॉलो करवाइए। साथ ही पेन जब ज्यादा हो रहा है तो एक नॉर्मल जो टॉवेल होता है वो नॉर्मल पानी में भिगोइए, एक्स्ट्रा पानी निकाल के उसको लोअर एब्डोमेन पे, निचले हिस्से में पेट के, वहां पर रखें 15 से 20 मिनट। ये जितने बार जरूरी हो उतने बार कीजिए, वो बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है। और अगर वो कुछ खाने का मन नहीं होता है तो आप बटर मिल्क दे सकते हैं, छाछ दीजिए, फ्रूट्स दीजिए, जूस दे दीजिए। उस समय ये मत सोचिए कि राजमा नहीं खाया तो प्रोटीन कैसे मिलेगा उसे, उस समय नहीं है जरूरत। ठीक है। इस तरीके से उसको जितना सुपाच्य भोजन देंगे उतना अच्छा रहेगा। थोड़ी कुंभक मॉड्यूल प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो ये भी जो बाद, जब भी देखिए पेन तब होता है जब फ्लो आपका बाधित होता है। अब फ्लो हो नहीं पा रहा है तभी वो दर्द होता है, अदरवाइज फ्लो अच्छा हो तो पेन नहीं होता। तो उसमें कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो उसमें हेल्पफुल होगा आपका। आप नंबर यहाँ हॉट ड्रॉप कर बैग दीजिए। हॉट बैग लेती है 3 दिन तो हाँ चलेगा? जी। हॉट बैग। हॉट बैग भी चलेगा लेकिन उससे इरिटेशन होने लगता है थोड़े समय बाद। आप नॉर्मल पानी में भिगाया हुआ टॉवेल उन्हें दीजिए, उन्हें ज्यादा बेहतर लगेगा। ओके, है ना। थैंक यू। Okay. Okay. बहुत Thank you बहुत so much, धन्यवाद। Divya. ओके राहुल प्रश्नों जी, की मेरा श्रृंखला। एक ही क्वेश्चन है राहुल जी, रिलेटेड टू द लास्ट आंसर। मैम, जो आप होल्ड और जो करवाए प्रैक्टिस में, उसमें एक सजेशन आपसे पूछना है कि एक साथ में चारों कुंभक नहीं हो पाते। इनहेल एक काउंट, होल्ड दैट सेम काउंट, एंड एक्सेल सेम काउंट, एंड होल्ड आफ्टर एक्सेल सेम काउंट, इज लाइक यू गो ब्रेथलेस। तो उसके लिए आप मतलब, एंड ऑफ कोर्स उतना टच हो ही नहीं पाया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। एक्सलेशन तो काउंट हो ही नहीं रहा था पूरा, उसके बाद उस होल्ड करना तो नामुमकिन लग रहा था। तो क्या प्रैक्टिस का क्या पीरियड होना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए? कितने दिनों की एक प्रैक्टिस होनी चाहिए और कैसे, एक एक जस्ट बाय एंड लार्ज आइडिया दे दीजिए। बिल्कुल। स्मिता जी, ये जो पूरा कुंभक का सिस्टम है ना, ये इंडिविजुअल की तरफ से कस्टमाइज होता है। मेरे अच्छा। साइज का कुर्ता आपको फिट नहीं होगा, बिल्कुल। इसीलिए इसमें गाइडेड नहीं हम प्रेफर करते हैं। हम जो मॉड्यूल देते हैं लोगों को बोलते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिए। तो टू स्टार्ट विथ आप स्पीड ऑफ काउंटिंग ज्यादा रख सकते हो, बट यू नीड टू एंश्योर कि स्पीड ऑफ काउंटिंग शुड बी मेंटेन्ड अक्रॉस एवरी स्टेप। इनहेल में जो स्पीड है वही होल्ड में, वही एक्सेल में, वही होल्ड में होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर इनहेलेशन स्पीड ऑफ काउंटिंग बढ़ाने के बाद भी उतना नहीं जा रहा है तो हवा आ रही है या नहीं आ रही उसकी चिंता मत कीजिए, पुल फैक्टर ऑन रखिए। सिमिलरली एक्सलेशन में हवा निकल रही है या नहीं निकल रही, पुश फैक्टर ऑन रखिए। आप धीरे धीरे देखोगे आपका टॉलरेंस बढ़ेगा, स्ट्रेंथ आएगी सिस्टम में। और ये चीज आप बिना, जो हमने बीच में गैप लिया ना ब्रेथ को नॉर्मल करने के, उसके बिना भी आप कर पाओगे। उस समय दैट इज द टाइम टू स्लो डाउन योर स्पीड ऑफ काउंटिंग। दैट्स अ वेरी नाइस सजेशन, थैंक यू सो मच। हाँ, राहुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत। वितिका जी, आपने आज के सत्र में जो है हमने काफी सारे पहलुओं को समझा। व्हाट इज एक्चुअल प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, साइकिल के दौरान हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें, डाइट के मुताबिक क्या सही रहेगा, और जो मिथ है उस सबको आपने ब्रेक डाउन किया है। प्रश्न तो आते जा रहे हैं, मनीषा जी भी अभी हैंड रेस कर रहे हैं। तो आप हमने कांटेक्ट शेयर किया है, आप डायरेक्टली मैम से कनेक्ट हो सकते हैं। और द जैन फाउंडेशन में जुड़े रहिए। आज का जो सत्र है वो यूट्यूब में रिकॉर्ड होके मंडे आप तक पहुंच जाएगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूले। और थैंक यू वंस अगेन वितिका जी फ्रॉम द होल टीम जैन फाउंडेशन। आपने थैंक यू। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी को इतनी सादगी से, सरलता से समझाया। ऑडियंस, अगर कोई भी आपसे प्रश्न रहे तो आप जुड़िएगा वितिका जी से। आज का सत्र, जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इतना ब्यूटीफुल ऑडियंस, और जब हम हमारी कम्युनिटी से जुड़कर हम कुछ शेयर कर पाते हैं तो वो सेटिस्फेक्शन ही अलग लेवल का होता है। सो थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल स्टेज। और आप लोग जो कर रहे हो वो इनक्रेडिबल चीज है। इट इज माई ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ योर टीम। तो आगे भी मुझे याद करते रहिएगा। और सारी ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया बहुत आपसे बहुत बात सभी करके। जुड़ने और के लिए एक बहुत बहुत कमिटमेंट मैं आभार। चाहूंगी कि आज जो सीखा है वो अपने घर में, अपने आसपास, अपनी बहू, अपनी बेटियों को जरूर बताइएगा। और मेरे को भी प्यार से याद कर लेना फिर उस समय। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत बढ़िया। बहुत आभार, सभी श्रोतागण का आभार, वक्ता आप श्री का आभार। हम मैत्री मंगल प्रार्थना से आज के सत्र को विराम देते हैं। विश्व में सभी जीव सुखी हो, सभी जीव दुखों से मुक्त बने। अणु परमाणु शिव बनि जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ। सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, अरहम मैया अमृत पो। सर्वता सो सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो। राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ सम आदरो। थामे मि सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमन्तु में। मिट्टी में सव्व भूएसु, वैरम मज्जम न केनै। किसी भी जीव के साथ कोई वैर नहीं, सभी जीव के साथ परम मैत्री, मंगल मैत्री। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। प्रणाम।